क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये आपका यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। समतल में गति में अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रक्षेप गति। सबसे ज्यादा टिपिकल माना जाता है, लेकिन मैं मेरे भाई आज आपको सबसे सरल लैंग्वेज में आपको इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूं। यानी कि वन शॉर्ट वीडियो होगा एक प्रकार से, कि प्रक्षेप की गति के एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। चाहे वो प्रक्षेप का उड्डयन काल हो, चाहे वो प्रक्षेप का गति हो, प्रक्षेप का परास कैसे है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर इमेज है। आपने इसको गोल्ड मेडल में, ओलंपिक वाले में देखा होगा। आज मैं इसकी मदद से आपको प्रक्षेप गति को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। पिछली ईयर जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने नीरज चोपड़ा को लिया था, लेकिन भाई इस साल ये ट्रेंडिंग में, तो हमने इनको ले लिया है। चलिए बात करते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होता है और यहां से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको लगातार वेट था सर कि इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा कंसेप्ट भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। अगर हम देखें और आपके किसी भी एग्जामिनेशन में प्रक्षेप गति से सवाल पूछा जाएगा तो यहां से तो जरूर आएगा मेरे भाई। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, कि अगर समस्या आपकी इसमें है तो ठीक है। यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग और यहां से हम इस चीज को एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। याद रखिए, जब भी हम किसी भी गेंद को या फिर किसी भी वस्तु को, चाहे आपको चाहे हमको, किसी भी चीज को उठाकर ऊर्ध्वाधर फेंक के, ऊर्ध्वाधर ना फेंके, यानी कि जैसे हम बॉल को फेंकते हैं ऐसे ना फेंके, और क्षैतिज ना फेंके, यानी कि सीधे जैसे जमीन में हम डंगला देते किसी चीज को। ये दोनों चीज को छोड़ के किसी अन्य कोण पर अगर किसी चीज को फेंका जाता है तो उसकी जो कोण बनती है वो प्रक्षेप गति कहलाती है। जो उसकी गति होती है बॉल की, वस्तु की, उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर आपको भाला, सबसे आपको भी गोल्ड मेडल लाना है तो आपको प्रक्षेप गति थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो नहीं आता होगा उतनी फिजिक्स, लेकिन मेरे भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आता है। ये वही आदमी है जो बेंगलोर में एक साइड इंस्पेक्टर है टैक्स डिपार्टमेंट में, समझ गए? तो इसको तो आता है। तो फिजिक्स आती है तो आप गोल्ड मेडल तो ला सकते हैं। अगर आप शरीर से थोड़े कमजोर भी हैं, चाहे जैसे हैं, लेकिन फिजिक्स सही आती है तो मेरे भाई आपको गोल्ड मेडल मिलना तय है। तो कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आपने आपने सही एंगल पे किसी वस्तु को फेंका, तो फिजिक्स ये कहता है कि अगर किसी भी चीज को 45 डिग्री पे फेंकी जाए तो वस्तु सबसे दूर जाके गिरेगी। बस कोण सही होना चाहिए, बस उसी कोण की प्रैक्टिस कराते हैं, बस उसी कोण की प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि 45 डिग्री ही क्यों। तो हम इस क्लास में इस चीज को भी खत्म करेंगे, इस चीज को भी समझेंगे कि आखिर 45 डिग्री कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो मेरे भाई सबसे पहले प्रक्षेप गति होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको कहते हैं मेरे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जब किसी वस्तु को, पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न, यानी कि ऐसे ना फेंक के किसी अन्य कोण पर फेंका जाता है, तो उसका जो पथ बनता है उसे हम कहते हैं प्रक्षेप का पथ। यानी कि जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे हमने भाला को फेंका तो भाला जाके ऐसे गिरेगी, किसी बॉल को आप लात मारेंगे तो ऐसे जाके गिरती है, किसी चीज को ऐसे उठा के फेंकेंगे तो ऐसे जाके गिरेगी। नॉर्मल बात है। तो इसका ये जो पथ बना, इसको कहते हैं प्रक्षेप का पथ। क्या कहते हैं? प्रक्षेप का पथ कहते हैं। और इसकी बॉल की जो गति होगी उसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को थीटा कोण पर फेंका, सपोज दैट, मान लीजिए, तो आपने ऊर्ध्वाधर तो फेंका नहीं, अब इस चीज को आपने थीटा कोण पर फेंका तो ये कितनी दूर जाके गिरेगी मेरे भाई, इस बात को कहते हैं, जिस रफ्तार से जाएगी उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो पथ, यानी कि जो रास्ता बन रहा है, उसे हम प्रक्षेप का पथ कहते हैं। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। तो इसी को हम कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, चूंकि मेरे भाई आपको पता है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं पर, जितनी भी वस्तुएं, अगर किसी चीज को फेंकोगे तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण तो लगेगा, जी का मान लगेगा नीचे की ओर, जिसकी वजह से वस्तु नीचे की ओर आती है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये निर्देशांक है, हम इसको बना के समझने की कोशिश करते हैं। आदमी कोई है, अब यहां से चाहे बॉल को फेंका, चाहे भी किसी भी चीज को फेंका, ऐसे उठा के फेंका,
ये ऐसे पथ बनाते हुए चली गई। सपोज दैट मान लीजिए शुरू से ये जो होता है बेटा, इस मूल बिंदु को कहते हैं, यहाँ पे प्रारंभिक है, इसके दो तल हैं, एक ऊर्ध्व है और एक क्षैतिज है। इस वाले को बोलते हैं ऊर्ध्व और इस वाले को बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। अब इसमें कई ढेर सारी चीजें आएंगी, जिस अब जो जो जैसे जैसे चीजें आएंगी उस चीज को हम वैसे वैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसको प्रारंभिक वेग u वेग से इस बॉल को फेंका, तो इसके दो घटक बनेंगे, ऊर्ध्व घटक, एक क्षैतिज घटक। यानी कि ये जो बॉल है, जैसे किसी चीज को आपने फेंका तो या एक तो ये ऊपर की ओर जा रही है, ये तो या तो क्षैतिज जाएगी या तो नीचे गिरेगी। तो इसके दो घटक बनेंगे, एक क्षैतिज घटक, चूंकि आपने फेंका ऊपर हवा में है, जाके नीचे अंत में तो गिरेगा। ये वाला क्षैतिज है जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये है परपेंडिकुलर जिसे हम ऊर्ध्व कहते हैं, ठीक है। अब इस बॉल के दो घटक बनेंगे, हमेशा याद रखिएगा, और हमेशा यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसे ui से और इसे मान लीजिए हमने ux से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इस वेग का क्षैतिज घटक होगा 2। अब आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल बात है। अगर मैं बात करूं आपसे कि जब किसी बॉल को फेंकते हैं तो एक समय आएगा जब वो बॉल ऊपर जाते 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 बेटे रुक जाएगी, यानी कि उसका वेग शून्य हो जाएगा। पहले आप वेग घटते 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 वेग यहाँ पे शून्य होगा। जब तक मेरे भाई इस बॉल का वेग शून्य नहीं होगा तब तक ये बॉल नीचे आना स्टार्ट ही नहीं करेगी। जैसे हमने ये इसको फेंका, अब जब इसका वेग घटते घटते शून्य जहां से वहीं से तो नीचे आएगी। हमने इस चीज को फेंका, अब जहां भी ये शून्य हुआ वहीं से नीचे वापस आना स्टार्ट कर दी। यानी कि पहले वेग क्या होता है? घटता है, यहां से यहां तक वेग घटेगा और जहां तक जाएगी ये इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। यहां से ये जो ऊंचाई कहलाएगी ये आपकी अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है भैया, ये आपकी अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी। और उस ऊंचाई के बाद क्या होगा? ये वेग फिर से धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होगा। यहां पे पहुंचते बाद ये वेग वापस से यहां पे शून्य हो जाएगी और बॉल यहां पे गिरेगी। अब इस बात को हम कैसे डिसाइड करेंगे? कहां पे बल शून्य होगा, कहां पे बल अधिकतम होगा, कहां पे बल न्यूनतम होगा, कहां पे बल शून्य होगा? हम इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बहुत ही थोड़ी सी नाकामयाब कोशिश। जैसे इस बात को समझिए, हमने किसी चीज को फेंका तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो भैया चलिए हमने प्रारंभिक वेग दिया, यू वेग से फेंका। अब इसके दो घटक बने, ध्यान से समझिए कि यूएक्स बना एक यूआई बना। इस कंसेप्ट को जितना ज्यादा क्लियर करोगे आने वाले टॉपिक उतने ही सरल हो जाएंगे। इसमें उतना भी खास टॉपिक नहीं है, बस समझने की थोड़ी सी जरूरत है मेरे हिसाब से आपको। आप क्लास 11th में अगर आपको लगता है ना कि फिजिक्स जैसा टफ सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। बस यहाँ से थोड़ी सी साथ मेरे साथ पढ़ लो और फिर देखो क्या मजा पाते हो तुम, ठीक है। चलिए अब प्रक्षेप के पथ का समीकरण निकालते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे वेग के दो घटक बन रहे हैं, यहाँ पे चित्र में देखेंगे तो वेग के दो घटक बनेंगे। हम लिखेंगे अतः वेग का क्षैतिज घटक, हमारा वेग का क्या बन रहा है? दो घटक बन रहे हैं। वेग u का क्षैतिज घटक, वेग u का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक u बराबर क्या हो जाएगा? क्षैतिज घटक ux cos थीटा। चलिए cos थीटा क्यों लेते हैं, sin थीटा क्यों लेते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके दो कोण बनते हैं, हमेशा क्षैतिज के साथ cos थीटा लेते हैं यानी कि ux cos थीटा होगा, और ऊर्ध्व के साथ क्या लेते हैं? sin थीटा, u sin थीटा, uy sin थीटा लेते हैं। अभी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम cos थीटा लेते हैं, क्यों sin थीटा लेते हैं, हमेशा के लिए। ध्यान से समझिए इस बात को। जब भी हम किसी चीज को थीटा कोण पर फेंके हैं, अब ये डिसाइड नहीं है कितने कोण पर फेंके हैं, अभी हम सारी चर्चा करेंगे। हमने कहा इसको थीटा कोण पर हमने फेंका तो इसके दो घटक बनेंगे, एक क्षैतिज घटक बनेगा, एक ऊर्ध्व घटक बनेगा। जब हमने किसी बॉल को, किसी भी वस्तु को u वेग से थोड़े से वेग, थोड़ा सा रफ्तार देकर थोड़ी ताकत लगा के फेंक दी किसी चीज को, जैसे बॉल फेंकते हैं नॉर्मल हम लोग, उसके दो घटक बनेंगे, इसके साथ cos थीटा, ये sin थीटा, ठीक है। अभी अगर थीटा कोण पर है तो ये मेरे भाई sin थीटा cos tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रक्षेप गति में tan थीटा भी आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा sin हमने क्यों लिया, cos क्यों लिया, है ना। चलिए इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार वेग u का ऊर्ध्व घटक, इसी प्रकार वेग u का ऊर्ध्व घटक कंपोनेंट, ठीक है, u बराबर uy साइन में थीटा। इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया, सपोज दैट मान लिया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल बात है कि अगर आप किसी बॉल को फेंकेंगे, है ना, बहुत सिंपल बात है, पहले इसका वेग घटते घटते यहाँ पे शून्य होगा, तभी तो बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगी, वरना क्यों होगी। तो यहां से जब आप फेंकेंगे, किसी बॉल को फेंकते हैं तो कुछ दूरी तय करती है, वो दूरी कहां से लेते हैं? यहां से लेके यहां तक लेते हैं।
जैसे आपने फेंका तो आप दूरी कहां से नापेंगे, जमीन से ही तो नापेंगे। हमने माना कि ये बॉल यहां से यहां तक की x दूरी यहां से यहां तक तय करी, ठीक है। अच्छा, अब इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में समय तो लगेगा, बहुत सिंपल बात है, टाइम तो लगेगा। अब इस बॉल को यहां तक पहुंचने में समय लगेगा, तुरंत तो पहुंच नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगे, चाहे 2 सेकंड का लगे चाहे 5 सेकंड का लगे, है ना। लिखेंगे एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में वस्तु को x दूरी तय करने में लगा समय, x दूरी तय करने में लगा समय, हमारे पास टाइम, समय बराबर होता है मेरे भैया दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है, दूरी x है, चाल क्या है ux, चूंकि ये क्षैतिज लेंगे तो ux लेंगे, बनी बात है। t बराबर x बटे क्या लेंगे मेरे भाई, ux ले लेंगे। अब इस चीज को आराम से लिख सकते हैं, x बराबर ux cos में थीटा, या फिर u cos थीटा कर लीजिए, चाहे ux cos थीटा कर लीजिए, एक ही बात है। x अक्ष की दिशा में u cos थीटा, y अक्ष की दिशा में u sin थीटा, ठीक है। लिखने का कैजुअल तरीका है, x अक्ष की दिशा में x बराबर u cos थीटा, ठीक है, सॉरी। अब यहां पे हमारे पास दो चीजें आ गई, एक हमने फार्मूला लगा दिया, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है मेरे भाई, चाल होता है, सिंपल बात है। गति का समीकरण क्या कहता है, गति का समीकरण बहुत सिंपल है, जब भी किसी वस्तु को यह ऊंचाई पर फेंकते हैं, यह ऊंचाई पर जाने में लगा जो समय का सूत्र होता है गति के समीकरण से, लिखेंगे आराम से, गति के समीकरण से, गति के समीकरण से, गति का समीकरण कहता है एच बराबर यूटी प्लस हाफ, अगर गुरुत्वीय त्वरण होना जीटी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जो प्लस हाफ है वहां पे क्या लिखेंगे माइनस, अगर कोई वस्तु गुरुत्व के दिशा में हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने पढ़ा था यस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है, चूंकि बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल को ऊपर जाना चाहिए लेकिन उसको पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है, तो यहाँ पे जी का मान माइनस लेंगे, ठीक है, ए का मान माइनस जी लिखेंगे, एच बराबर, और जब हम किसी वस्तु को एच ऊंचाई पर फेंकते हैं तो हमेशा वहां पे विस्थापन की जगह पे ऊंचाई आती है, तो एच बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सूत्र ही लगेगा। अब इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। गति के समीकरण का वैसे हमने कई दफा बताया, बाकी अगर आपको डाउट होगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है। चलिए यहां से समझते हैं, चलिए एच बराबर, अगर हम बात करेंगे इस वाले यू की, अगर आप बहुत समझे, एच बराबर यू मतलब ऊपर, जब किसी वस्तु को एच ऊंचाई ऊपर भी फेंक रहे हो, ऊपर फेंकने पर हम ऊपर वाला वेग लेंगे, यानी कि यू के प्लेस पे क्या लेंगे, यू साइन थीटा इंटू में टी, ठीक है। अब चाहे आप टी बराबर ले सकते हैं, टी बराबर आपके पास क्या है, ये है ना, टी बराबर क्या है, एक्स बटे यू कॉस थीटा माइनस में हाफ जी टी का स्क्वायर, टी का मान रखने पर, ठीक है, टी का मान रखने पर एच बराबर हमारे पास आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां से एच बराबर क्या हो जाएगा, यू से यू खत्म हो गया, साइन बटे कॉस टेन हो गया, एक्स इंटू में टेन थीटा, एच बराबर हो जाएगा एक्स इंटू में टेन थीटा, ध्यान से समझिए, माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। बताए सभी को क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है, क्लियर है बेटा बात। कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा यू था, यहाँ पे यू था तो यू ले लेंगे, यू ये हो जाएगा यू का स्क्वायर, ये था यू बेटा, हाफ टी के प्लेस पे क्या था, एक्स बटे यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो था। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास जो फार्मूला आ गया, जी हमारे पास रही है, जी जी को क्यों बोल रहे हो, एच बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही प्रक्षेप की गति का समीकरण है।
यानी कि अगर किसी वस्तु को यच ऊंचाई ऊपर फेंकी जाती है तो प्रक्षेप्य गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार आता है, हाइपरबोलिक आता है। हमेशा याद रखिएगा, परवलयाकार, परवलयाकार आप क्लास 11th में भी पढ़ते हो। ये कैसा है मेरे भैया, ये परवलयाकार है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एलिप्स है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ना, नोट कर लीजिए। प्रक्षेप का पथ कभी कभी सिद्ध करने के लिए आपको आता है, इस वजह से हमने आपको बता दिया। अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी, आप आराम से सुकून से समझ लीजिए एक बार ध्यान से, कि अगर किसी वस्तु को आप यच ऊंचाई ऊपर फेंक रहे हो तो ये यहां से यहां तक जाएगी, नॉर्मल बात है। दो कंडीशन है, एक तो उसकी ऊपर की दिशा में गति करेगी, यू लेंगे ऊर्ध्व घटक, और एक क्षैतिज की दिशा में गति करेगी, तो यहाँ पे करेंगे हम क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व की दिशा में यू साइन थीटा लेंगे, क्षैतिज की दिशा में कॉस थीटा लेंगे। अगर यहां से एक्स दूरी तय करने में इसको समय लगेगा कुछ, पहले वेग घटेगा, वेग आर, यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे एक बिंदु पे, एक इधर बनेगा एक नीचे की तरफ बनेगा, फिर एक इधर बनेगा एक नीचे की तरफ बनेगा, फिर एक इधर बनेगा एक नीचे की तरफ बनेगा, फिर एक इधर बनेगा एक नीचे की तरफ बनेगा। दो घटक हमेशा इसके बनेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। पहले वेग का मान धीरे धीरे करते 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 यहाँ पे जब एक पीक पे कुछ कोई वस्तु पहुंचती, तो जब तक वेग शून्य नहीं होगा उसका अंतिम वेग इसका शून्य नहीं होगा, जब तक आखिरी वाला वेग शून्य नहीं होगा तब तक ये बॉल नीचे आना स्टार्ट ही नहीं करेगी। जो वेग दिया था वो अंतिम वेग यहाँ पे शून्य होना चाहिए। यानी कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब ऊंचाई अधिकतम पे पहुंचेगी, मैक्सिमम पे, तो वहां पे अधिकतम, हम ये कह सकते हैं अंतिम वेग पर ऊंचाई अधिकतम होगी, अंतिम वेग पर ऊंचाई अधिकतम होगी, या फिर अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान अंतिम वेग का मान शून्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसमें कई ढेर सारे कंडीशन आते हैं, प्रक्षेप का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, है ना, फ्लाइट टाइम से कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ने में जो लगा समय, जैसे हम लोग फ्लाइट पकड़ते हैं, उड्डयन काल। आप ये समझिए जब किसी गेंद को प्रक्षेपित करने में, प्रक्षेपित का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना, प्रक्षेप करना, फेंकना, छोड़ना, है ना। अब हम किसी गेंद की बात करें, सपोज दैट, समझिए हमारे पास कोई एक आदमी है जिसने बॉल को फेंका, है ना, ये बॉल ऐसे जाके इधर गिरी, ध्यान से समझिए सुकून से, कह रहा प्रक्षेपित करने पे उसके वापस पृथ्वी तक लौट के आने के बीच में लगा समय को, आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या है मेरे भैया, एच मैक्स है, अधिकतम ऊंचाई है ना, ये क्या है, अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स है। यहां से यहां तक इसे बेटा बोलते हैं, यहां से यहां तक जिसको हम दूरी बोलते हैं उसी को हम कहते हैं इसमें परास, क्षैतिज परास, रेंज का मतलब, कहते हैं ना भैया कितनी रेंज में जाके गिरेगा, रेंज कितनी है उसकी, रेंज का मतलब जो दूरी है, किसी चीज को फेंकोगे तो यहां से जहां पे बॉल गिरेगी वहां तक दूरी, है ना, उसी को क्षैतिज परास कहते हैं, चाहे हम क्षैतिज दूरी कह लो, क्षैतिज दूरी को ही परास का नाम दिया गया है, एक ही बात है, जैसे हमने इसको ऊंचाई दिया है। अब इस गेंद को कह रहा है मेरे भाई, अच्छा जितना समय यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल से अभी हमने प्रक्षेप गति में भी निकाला, टी बराबर एक्स बटे, है ना, यू कॉस थीटा। अब इसके दो घटक बनेंगे हमेशा, है ना, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा, है ना। अब कह रहा है इस गेंद को समय कितना लगेगा, जितना इस गेंद को यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा उतना समय यहां से यहां तक लगेगा, बात को समझिए, जितना समय लगेगा गेंद को यहां तक पहुंचने में उतना समय लगेगा नीचे पहुंचने में। अभी साबित करते हैं, आ जाओ। कह रहा गेंद को प्रक्षेपित करने तथा उसको वापस पृथ्वी पर लौट के आने के बीच के लगे समय को, प्रक्षेपित करने में और वापस लौटने के समय को हम कहते हैं क्या, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब वह कोई भी वस्तु जब तक हवा में रहती तब तक कितना समय लगता है, ये पूछ रहा हमसे। अब नीचे गिर गई तो नहीं समझ लेना है, नीचे तो कब का पड़ा था, जब तक हवा में थी तब तक की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। चलिए यहां से नोट करते हैं, चलिए ठीक है, लिखेंगे अतः गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण हमने बहुत आराम से पढ़ा है, v बराबर u प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पे गुरुत्व के अधीन हो रहा है v u माइनस में gt से। ध्यान से देखिए, देखिए एक बात तो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है
कि अंतिम वेग शून्य होगा, क्योंकि जब गेंद पहुंची क्या हवा में, इस वेग को तो कैलकुलेट करना ही बेकार है, क्योंकि हमने बार बार हम इसी बात पे जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंतिम वेग होगा हमारा वो शून्य होगा। अंतिम वेग इसमें जब शून्य हो जाएगा, हमारे पास ये बचा क्या, यहां वाला शून्य हो गया, फिर बचा वाला यू वाला तो बचेगा। चलो ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे इस u के प्लेस में हम क्या ले, क्षैतिज लें कि ऊर्ध्व घटक लें, माइनस में gt। तो u ये लेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हवा में जब तक था, तो यहां पे हमेशा हम क्या लेंगे, ऊर्ध्व वाला, यानी कि u साइन थीटा। इसको इधर लाएंगे, u साइन थीटा बराबर में हो जाएगा gt। ठीक है, t बराबर क्या हो जाएगा मेरे भैया, u साइन थीटा अपॉन में g। यहां पे क्लियर है मेरे भैया, u बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर u साइन थीटा अपॉन में g। लेकिन ये फार्मूला तब के लिए है जब वस्तु यहां से यहां तक पहुंची है, तभी तक के लिए है। यहां तक अभी समय लगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, तब हमने निकाला t बराबर u साइन थीटा अपॉन में g। अतः लगा कुल समय उड्डयन काल t प्लस टी, यानी कि जितना समय यहां से यहां तक लगेगा उतना समय यहां से यहां तक लगेगा। t बराबर हो जाएगा 2t, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2, t का मान रख देंगे 2u साइन थीटा अपॉन में g। ध्यान से समझिए, मैंने आराम से बहुत बेसिक से एक ही बात आपसे कही कि मेरे भाई गति का पहला समीकरण लगा दिया, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, समय चाहिए था, और हमको वेग पता है। और जब भी हमें समय और वेग पता रहता है तो गति के प्रथम समीकरण का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अंतिम वेग इसमें शून्य होगा, क्यों, क्योंकि जब किसी बॉल को फेंकेंगे तो एक ऊंचाई पर जाने के बाद उसका वेग शून्य होगा, तब वो जाके नीचे गिरना स्टार्ट करे, वरना हवा में ही रहेगी जब तक वेग मिलता रहेगा उसको। तो यहाँ पे वेग शून्य होगा। यहाँ पे चूंकि हमें उड्डयन काल निकालना था, इस वजह से उड्डयन का मतलब हवा में है कोई चीज, और जब भी कोई चीज ऊर्ध्व में होगा तो हमेशा हम कैसा लेंगे, ऊर्ध्व घटक लेंगे। तो यू साइन थीटा हमने लिया, माइनस में जीटी, इसको इधर लेगा, यू साइन थीटा इक्वल टू जीटी। टी का वैल्यू चाहिए, इसको नीचे ले गए। अब जितना समय यहां से यहां तक लगा उतना समय यहां से यहां तक लगेगा, तो हमने कह दिया टी प्लस टी, तो 2t हो गया, 2 और t का मान रख दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र होता है। सिंपल है बात, है ना, समय सिंपल है। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आता है बेटा प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, है ना, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रक्षेपण के दौरान गेंद जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाती है उसे प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। हम इसको 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस चीज को देख पाए, हमने यहां से किसी वस्तु को फेंका, यहां से उठा के यहां पे फेंक दिया, है ना, बहुत आराम से सुकून से समझिए। हमने किसी वस्तु को फेंका, हमने कहा कि यहां से यहां तक हमने किसी वस्तु को फेंक दिया, बहुत ध्यान से समझिए। अब हमने किसी बॉल को फेंकने की कोशिश करी, ये बॉल यहां से यहां तक गई। हमने कहा कि जब किसी बॉल को फेंकोगे तो उसको u वेग से अगर आपने फेंका तो उसके दो घटक बनेंगे, एक u cos थीटा बनेगा और एक u sin थीटा बनेगा। देखो आपको रट जाएगा क्लास में, इसलिए मैं कहता हूं बहुत आराम से समझिए, आखिरी तक आपके कंसेप्ट में एक एक आपके दिमाग में एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? देखो मेरे भाई, जितना सीरियस होकर आप पढ़ोगे, आपको जैसे किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है मैं समझ सकता हूँ, आप उस टॉपिक को लिख दो, सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, उस चैप्टर का मैं वन शॉट बना दूंगा पूरा, है ना, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब जब हम इसको दिए तो ये एक जहां पे इसका वेग शून्य होगा अंतिम, वहां पे इसकी ऊंचाई क्या होगी मेरे भैया, अधिकतम। यहाँ पे तो ऊंचाई अधिकतम है, तो क्या बाकी जगह ऊंचाई नहीं है? बाकी जगह ऊंचाई है, ये यहाँ से उठाए, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई तो यहाँ पे भी है, ऊंचाई तो यहाँ पे भी, ऊंचाई तो यहाँ पे भी, ऊंचाई तो हर जगह है। लेकिन अधिकतम ऊंचाई कहाँ है? जहां पे बॉल का अंतिम वेग जब तक शून्य नहीं हुआ, जब तक वेग मिल रहा है वो बेचारा आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें लगाएंगे क्या, प्रक्षेपण के दौरान ये जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाती है उसे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। आइए, लेकिन ऊंचाई चाहिए तो हम गति का तीसरा समीकरण लगा दे, क्योंकि उसमें ही आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। आपने देखा होगा, उसी ऊंचाई की बात कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि उसमें वेग और हमें ऊंचाई की बात ही कर रहे हैं।
हमें ऊंचाई चाहिए और वेग हमें पता है, ऊर्ध्व क्षैतिज दोनों, यानी प्रारंभिक भी पता है, अंतिम भी पता है। तो लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण ये कहता है, सपोज दैट मान लीजिए कि v स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है u स्क्वायर माइनस में 2gh। ध्यान से समझिए, है ना। अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। हमें चाहिए ऊंचाई अधिकतम, है ना, हमें चाहिए ऊंचाई अधिकतम। ऊंचाई अधिकतम पे अंतिम वेग 0 है। अधिकतम ऊंचाई पर b बराबर 0, तो यहां से u स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh। अब आप मुझे बताइए u के प्लेस में मैं क्या लूं, कॉस लूं कि साइन लूं? साइन लेना पड़ेगा क्योंकि हवा में चीज है। तो जब चीजें हवा में हैं तो यहां पे लेंगे u साइन में थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh, है ना, मजे वाली बात। अब ये क्या हो जाएगा भैया, h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यही हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास जो फार्मूला आया, ये हमारे पास जो फार्मूला आया मेरे भाई, ये h ऊंचाई के लिए फार्मूला है। लेकिन बट अब हम इस बात को ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, h बराबर हमारे पास आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। बहुत आराम से समझिए। जब हमने इसकी बात करी, इसका मतलब यह कि यहां पे जब भी किसी चीज को आपने किसी भी एंगल पे फेंका, उसकी ऊंचाई निकाल सकता है। यानी कि यहाँ पे कितनी ऊंचाई होगी हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे कितनी ऊंचाई होगी, यहाँ पे कितनी ऊंचाई होगी, यहाँ पे कितनी ऊंचाई, ये सब पता चल लग जाएगा। प्रॉब्लम इज दैट कि अधिकतम ऊंचाई ये नहीं है। अधिकतम ऊंचाई के लिए आप इस वाले बिंदु से यहां तक जाएंगे, एक एंगल बनाएंगे थीटा। अगर ये थीटा बराबर, देखो ऊर्ध्वाधर एकदम बिल्कुल सीधा ऐसे है, यानी कि 90 अंश में किसी चीज को फेंकी जाए तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होगी 90 डिग्री पर। यदि हम इसी में कह दें कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो h बराबर जो होगा हमारा वो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी, और u स्क्वायर साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2g। अधिकतम ऊंचाई का तो ये सूत्र है। लेकिन क्या ये सूत्र सही नहीं है? लेकिन ये अगर हम किसी चीज को थीटा कोण पर फेंक देते हैं तो उसके किसी भी बिंदु की अगर हम बात करते हैं, किसी भी सर्टेन पॉइंट की बात करते हैं, उस पर हम क्या कहते हैं, किसी बिंदु पर ऊंचाई उसकी क्या होगी। फेंके, यहाँ पे ऊंचाई क्या है, यहाँ पे ऊंचाई क्या है, उसके प्रत्येक बिंदु पर ऊंचाई निकालने के लिए ये फार्मूला है, अधिकतम के लिए ये फार्मूला है। अब आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है मेरे भाई कि अगर किसी चीज को थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो उस प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होगी, और हमने निकाल लिया उसकी क्या होगी, समय क्या होगी, समय क्या लगेगा। अब एक चीज बता कि अगर हमें बहुत दूर किसी चीज को फेंकना हो तो कहाँ फेंकेंगे, वेयर, बहुत दूर हमें फेंकना, जो आपने सर कहा कि 45 डिग्री घुमा के फेंके। तो अब हमें बचा है बेटा ये यक्ष दूरी, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज परास। अब हमारे पास बचा है परास या क्षैतिज दूरी। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास है क्षैतिज परास, है ना। क्षैतिज परास को ही हम क्षैतिज दूरी भी कहते हैं। इसी को कहते हैं बेटा वर्टिकल रेंज, है ना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। तो मेरा सनम रे, ध्यान से देखिए गाइस, कह रहा है इसमें कि प्रक्षेप गेंद यानी कि जिस चीज को फेंकते हैं अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है वो उसका क्षैतिज परास कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु अपने उड्डयन टाइम ऑफ फ्लाइट में जितनी ज्यादा दूरी तय करेगी, जितना ज्यादा लेगी, उतना ज्यादा हम मानेंगे कि परास होगा। यानी कि ऐसे समझते हैं कि अगर हम किसी भी आदमी को कहें चल भैया फेंक भाला, फेंक जहां तक भाला जाए, तो भैया इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उड़ने का समय हो, जितना दूरी ऊपर तय कर लेगी वो तो होगा। हमें यही है क्षैतिज दूरी, इसी को हम रेंज बोलते हैं, इसी को क्षैतिज दूरी बोलते हैं, इसी को परास बोलते हैं, इसी को क्षैतिज परास बोलते हैं, और यही परास हमें निकालना है। परास के बीच में एक चीज तो कॉमन है, इसके ठीक मिडिल टर्म में यहाँ पे होगा
ऊंचाई अधिकतम, यानी कि जितना ज्यादा यहां से यहां तक परास होगा उतना यहां से यहां तक होगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जितना बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा उतना उस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा। इसके भी दो कंपोनेंट, एक यू कॉस थीटा इधर और एक यू साइन थीटा इधर, अगर हम किसी चीज को थीटा कोण पर फेंकते हैं तो। अब हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, सबसे दूर जाके आपका भाला कहाँ गिरेगा, आप कैसे गोल्ड मेडल लाएंगे, अब इसकी बारी है। और सोचो, जब ये आदमी गोल्ड मेडल ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते? सोचो, पढ़ने से, अच्छा सोचो कि आदमी किसी मुकाम तक पहुंचता है तो सारे एक्सक्यूजेस उसके माफ हो जाते हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वो सबको फनी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वही कोई और घर ऐसे नॉर्मल कहते घर पे तो घर पे कूट दिए जाते, लेकिन नॉर्मल आप ये समझो कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो ना आपका किस्मत खराब होगा कभी, है ना, किस्मत खराब भी होगा तब भी आप लड़ जाएंगे किस्मत से भी, और रिसोर्सेज की भी दिक्कत नहीं आती है, किसी चीज की दिक्कत नहीं आती। प्रतिभा है तो वो एक दिन निखर के आएगी, टैलेंट कोई नहीं मार सकता, टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। इस वजह से मेरे भाई ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हैं और ईमानदार रहिए, अपने साथ लॉयल खुद के साथ रहिए, बाकी के साथ नहीं रहे लेकिन खुद के साथ कम से कम लॉयल आप रहिए कि हाँ अपने से झूठ नहीं बोलिए, और फिर देखिए उसका मजा अलग आएगा, मार्केट में आपको ही देखने को मिलेगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि अब कितनी दूर तक ये कैसे फेंक लिए ये बात थी। अब आइए इनको फेंकवाते हैं, जितनी दूर तक फेंक सकते हैं उतनी देर तक इनको फेंकवाते हैं। चलिए आ जाइए, तो प्रक्षेप का परास रीडिंग डालेंगे, ठीक है। तो क्षैतिज परास का मतलब होता है क्षैतिज दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है मेरे भैया, दूरी बराबर चाल गुणित समय, यानी कि क्षैतिज वेग जो लगेगा गुणित समय। और यहां पे समय किस चीज का लग रहा है जरा मुझे बताएंगे, स्क्रीन पे देखिए तो आपको दिख रहा होगा, ये वो समय है जो उड़ने में समय लगा, यानी कि ये समय है उड्डयन काल का, इस समय है उड्डयन काल का, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आ जाइए, क्षैतिज परास की सबसे पहले बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज आर बराबर क्या हो जाएगा भैया, क्षैतिज वेग क्या है, यू एक्स है, यू कॉस थीटा है, इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी, आर बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और हमने टी की वैल्यू निकाली है मेरे भाई, टी की वैल्यू क्या निकाली थी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, है ना, u से u का गुणा हो गया, r बराबर आ गया 2u स्क्वायर, तो u स्क्वायर को बाहर ही निकाल लेते हैं ना, झंझट खत्म, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में जी, फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है ना। तो यहां से आ जाएगा r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन में 2 थीटा अपॉन में जी। जैसे अधिकतम ऊंचाई निकाले थे, अब बताओ कि साइन ये 2 थीटा है, स्क्वायर नहीं है याद रखना, ये साइन 2 थीटा है। अब ये बताओ कि साइन 2 थीटा का मान 1 कब होगा तभी मैक्सिमम निकलेगा। तो यदि हम इसी कंडीशन में कहते हैं, यदि थीटा बराबर हम 45 डिग्री रखें, थीटा बराबर 45 डिग्री रखें तो 45 दूना 90 और साइन 90 अंश का मान 1, तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। आर मैक्स होगा, क्षैतिज परास अधिकतम होगा कब, जब हम किसी चीज को यू स्क्वायर अपॉन में जी, यानी कि अगर किसी भी, लिख लेंगे नोट करके, पूछा भी जाता है, अगर हम किसी भी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पे फेंकते हैं तो उसका परास अधिकतम माना जाएगा। इसमें एक कंडीशन है जो थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल है, जरा समझ लीजिए इस बात को, यहां से समझिए कि अगर मान लीजिए ये भाई साहब थे, अब इनका उदाहरण हमने इसीलिए लिया था ताकि हम आपको यहां समझा पाए कि आपको अधिकतम परास तय करना है, किसी भी चीज को थीटा कोण पर फेंके। स्पेशल केस ये कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज को थीटा कोण पर फेंकना है मेरे भाई, बहुत दूर तक फेंकना है, जैसे इनको बहुत दूर तक भाला फेंकना था बेटा, ये प्रैक्टिस होती है कि किसी भी चीज को 45 डिग्री के कोण पे अगर फेंका जाए, 45 डिग्री का एंगल अगर आप बना देंगे तो वो वस्तु बहुत दूर जाके ही गिरेगी, फिजिक्स में तय है। तोप के गोले वगैरह इसीलिए सेट करे जाते हैं 45 डिग्री पे एंगल पे, ताकि
हम अगर बॉर्डर से बहुत भी दूर रहे तो जाके एक्चुअल में जाके गिरे। ठीक है, स्पेशल केस में पहला ये है, जैसे हमने कहा कि आर मैक्स बराबर हमने लिखा कि आर बराबर हमारे पास आया है ना, आर मैक्स आर बराबर आया हमारे पास यू स्क्वायर साइन में 2 थीटा अपॉन में, साइन में 2 थीटा अपॉन में जी। अब थीटा बराबर हमारे पास है 45 डिग्री। ठीक है, तो आर मैक्स बराबर हमारे पास क्या आएगा भैया, यू स्क्वायर अपॉन में, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन में जी। अच्छा, ये बात हो गई। कभी कभी पूछा जाता है किस कोण पर परास आपस में बराबर होंगे, तो याद रखिएगा इसमें दूसरा कंडीशन है, थीटा तथा 90 माइनस थीटा पर परास आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे थीटा बराबर 40 डिग्री, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा थीटा बराबर 45 डिग्री, आप ये सोचिए कि अब 90 माइनस थीटा बराबर होगा तो 90 में 45 होगा, यानी कि 45 और 45 में परास आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए हमने कहा कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 90 माइनस 60 का मतलब क्या है, 90 मतलब 60 में से गया 30 डिग्री। अगर मान लीजिए थीटा बराबर हमने 30 डिग्री कहा, तो यानी कि 90 में से 30 गया तो 60 डिग्री। यानी कि हमेशा याद रखिएगा किसी भी कोण को चाहे अगर हम परास बराबर कर रहे हैं, तो अगर हम थीटा बराबर 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं तब भी वही गिरेगा, और 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं तब भी हमारा वही गिरेगा बॉल। तो हमेशा याद रखिएगा थीटा और 90 माइनस थीटा में परास आपस में बराबर होंगे, है ना। 45 डिग्री 60 डिग्री फेंकोगे तब भी वही बॉल गिरेगी, और 30 डिग्री फेंकोगे तब भी बॉल वही गिरेगी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, परास आपस में बराबर होते हैं। एक लास्ट कंडीशन इसमें है, थोड़ा समझ लीजिए। एक लास्ट कंडीशन इसमें आता है कि वो लास्ट कंडीशन यूं है कि क्या है कंडीशन, जरा ध्यान समझिए। वो स्लाइड हमने छोड़ दी है ऐसे ही, कि क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई में संबंध, अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम परास में संबंध, है ना। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम परास में संबंध। अब आपको रिलेशन ये कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट कर लिया जाता है। अब अधिकतम आर मैक्स बराबर क्या होता है मेरे भैया, आर मैक्स बराबर अभी हमने लिखा कि यू स्क्वायर अपॉन में होता है जी, ये है। एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अगर आप देख पाए तो एच मैक्स हमारे पास है ये, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g होता है, और इस कंडीशन में आर मैक्स बराबर क्या है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। दोनों का भाग देंगे तो आप ये तो बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, आर मैक्स बटे एच मैक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यू स्क्वायर अपॉन जो है यू स्क्वायर अपॉन में जी इंटू में ये 2g ऊपर चला जाएगा, नीचे यू स्क्वायर आएगा, ये खत्म हो गया, जी से जी खत्म हो गया। यानी कि जो आर मैक्स होगा वो 2 गुणते एच मैक्स के, चूंकि ये इससे गुणा हो जाएगा, एच मैक्स के बराबर आ जाएगा। यानी कि एच मैक्स बराबर ऐसे कह सकते हैं आर मैक्स बाई 2। और आप आराम से देख सकते हैं कि परास और अधिकतम ऊंचाई में क्या संबंध है। आप आराम से देख सकते हैं कि जैसे ये एच मैक्स है, आर मैक्स का आधा ही तो है, आर मैक्स का आधा ही तो है, ठीक है, मध्य बिंदु पर है। तो बस ये फाइनल था, इसके बाद सिर्फ इस पर न्यूमेरिकल है। अब बस सारे कंसेप्ट इसमें खत्म हो गए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने मात्र 1 घंटे से भी कम समय लिया, 40 मिनट में आपको खत्म कर दिया, और इससे ज्यादा बेसिक आपको नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो यहां से बस न्यूमेरिकल आसानी से किसी भी उठाइए किताब, किसी पब्लिकेशन का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दीजिए, आप कर ले जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करिए कि वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। और आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में वो बताइएगा, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। हमारी आपकी मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।